चलो, आज के करंट अफेयर 5 जून के काफ़ी सारे करंट अफेयर्स हैं आज। गुड मॉर्निंग सर। तो सबसे पहले जो करंट अफेयर है वो है स्मॉल ड्रॉप इन जॉबलेसनेस इन 2018-19। 2018-19 के टाइम जॉब डेटा उसका रिलीज हुआ है। उसके मुताबिक अनएम्प्लॉयमेंट थोड़ी सी कम हुई थी पिछले एक साल में। अब ऑब्वियसली कोरोना के बाद, कोविड के बाद फिर से बढ़ जाएगी। जितनी को कम हुई भी थी, बहुत ही सिग्निफिकेंट, कोई ज़्यादा प्रोग्रेस नहीं था। 2017 में 6.1% थी और 2018 में 5.8 हो गई, तो इतना डिक्रीज हुआ है। ठीक है, ये पीरियोडिक लेबर फोर्स सर्वे जो तुम्हारा NSO कंडक्ट करवाता है, नेशनल स्टैटिस्टिकल ऑर्गेनाइजेशन, उसका रिलीज करवाया है। ये जो ऑर्गेनाइजेशन है ये मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन के अंडर आती है। अभी इनके बारे में नीचे पढ़ेंगे। तो बेसिकली सबसे पहले, जैसे इंडियन सोसाइटी के सब्जेक्ट में भी हमने पढ़ा था, एक अनएम्प्लॉयड पर्सन होता कौन है? हम किसे कहेंगे कि वो पर्सन अनएम्प्लॉयड है? वो पर्सन ही अनएम्प्लॉयड हो सकता है जो जॉब सीक कर रहा है, ठीक है, और उसे जॉब मिल नहीं रही। सिर्फ उसे ही तुम अनएम्प्लॉयड, मतलब गवर्नमेंट डेफिनेशन के मुताबिक उसे ही अनएम्प्लॉयड कहते हैं जो जॉब सीक कर रहा है पर उसे जॉब मिल नहीं रही है। ऐसा नहीं है कि तुम, लेट्स सपोज तुम हायर स्टडीज कंडक्ट करवा रहे हो या इस टाइम एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हो तो तुम्हें अनएम्प्लॉयड डेटा में गिना जाएगा, क्योंकि तुम एक्टिवली मार्केट में सर्च नहीं कर रहे हो। इस कारण तुम जॉब सीकर नहीं हो, तुम्हारा कोई स्पेसिफिक एम है, सिर्फ तुम उसके लिए टारगेट कर रहे हो। इस कारण तुम जॉब सीकर नहीं हो, इस कारण कभी भी तुम अनएम्प्लॉयड के डेटा में नहीं काउंट होगे। अगर तुम सिर्फ स्टडी भी कर रहे हो इस टाइम तो तुम कभी भी अनएम्प्लॉयड के डेटा में काउंट नहीं होगे। ये चीज़ याद रखना, डेफिनेशन भी पेपर में पूछी जा सकती है। ठीक है, तो दूसरा जो ट्रेंड उस टाइम शो हुआ कि वुमेन अनएम्प्लॉयमेंट कम हुई। एक तो रूरल एरियाज में अनएम्प्लॉयमेंट कम हुई और दूसरा वुमेन की ओवरऑल अनएम्प्लॉयमेंट, वुमेन की प्रोग्रेस अच्छी रही है। ठीक है, रूरल अनएम्प्लॉयमेंट और वुमेन अनएम्प्लॉयमेंट। बाकी जो अर्बन अनएम्प्लॉयमेंट है ये तब भी हाई थी। तो रूरल एरियाज में लोगों को ज़्यादा बेटर जॉब्स मिल गई, मतलब कोई ना बेटर का तो अंदाज़ा नहीं, पर नौकरियां मिल गई। दूसरा, वुमेन भी पहले से ज़्यादा जॉब्स करने लग गए। ठीक है, दोनों साइड पे ट्रेंड देखा। नेक्स्ट इज मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन। ये मिनिस्ट्री बहुत ही, क्या कहते हैं, जिसे कहते हैं कम पढ़ी जाने वाली और कम न्यूज़ में आने वाली मिनिस्ट्री है, पर इसके कुछ इंपॉर्टेंट फंक्शन है। इस कारण इस मिनिस्ट्री को जहाँ पे भी आया ना, एक बार पढ़ लेना चाहिए, कभी इस मिनिस्ट्री के ऊपर ही क्वेश्चन आ सकता है। तो ये मिनिस्ट्री का काम क्या है? इसका काम है कवरेज और क्वालिटी दोनों प्रोवाइड करवाना सर्वेज में। ठीक है, ये गवर्नमेंट के लिए जितने भी स्टैटिस्टिक्स हैं उन्हें कलेक्ट करती है, जो बाकी के, या तो बाकी मिनिस्ट्रीज के या डिपार्टमेंट्स के या प्राइवेट कोई भी रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन है, किसी के भी काम आ सके वैसा डेटा इंडियन पॉपुलेशन का गैदर करती है, स्पेसिफिकली गवर्नमेंट के लिए। क्योंकि गवर्नमेंट को अगर लेट्स सपोज कोई स्कीम बनानी है, गवर्नमेंट को पता भी तो होना चाहिए उनकी पॉपुलेशन में क्या चल रहा है, कैसे लोगों के नीड्स हैं। लोग अगर एम्प्लॉयड भी हैं, लेट्स सपोज सिर्फ एम्प्लॉयमेंट डेटा की बात करें, लोग एम्प्लॉयड भी हैं तो किस सेक्टर में कितने लोग एम्प्लॉयड हैं, कैसी जॉब्स में एम्प्लॉयड हैं। ठीक है, तो गवर्नमेंट भी अपने स्कीम्स उसी अकॉर्डिंग बनाएगी जैसा डेटा होगा, ताकि लोगों के लिए फेवरेबल हो। ऐसा ना हो स्कीम किसी और डायरेक्शन में पॉइंट कर रही है, इकोनॉमी किसी और डायरेक्शन में पॉइंट कर रही है, जो अक्सर है डेटा होने के बाद भी होता है। तो एक तो स्टैटिस्टिक्स विंग है इसके अंदर, जो ये सारे स्टैटिस्टिक्स कलेक्ट करता है, जो मैंने तुम्हें बताया NSO ऑफिस है। ठीक है, पहले ही दो अलग अलग ऑफिस होते थे, सेंट्रल स्टैटिस्टिक्स ऑफिस और NSSO, ये दो अलग अलग ऑफिस होते थे। 2019 में ये दोनों को मर्ज करके एक सिंगल ऑर्गेनाइजेशन बना दी गई है, नेशनल स्टैटिस्टिकल ऑफिस। इन दोनों ऑफिसेस इसके अंडर कर दिए गए हैं।
ठीक है, तो याद रखना अब सिर्फ NSO है जिसके अंडर ये दोनों है। इसका काम है ये सारे स्टैटिस्टिक्स कलेक्ट करना। इसके अलावा ये मिनिस्ट्री कुछ स्कीम्स, कुछ इंपॉर्टेंट स्कीम्स हैं, उनकी इम्प्लीमेंटेशन भी देखती है। कैसे? 21 पॉइंट्स प्रोग्राम, सॉरी 20 पॉइंट्स प्रोग्राम। 20 पॉइंट्स प्रोग्राम ये तुम्हारे इंदिरा गांधी जी के टाइम से चल रहा है। ये बेसिकली है क्या, एक तरह से पॉवर्टी एलिविएशन, मतलब गरीबी दूर करने के लिए 20 पॉइंट जो उस टाइम बनाए गए थे। एक तो गरीबी दूर करने के लिए और दूसरा समाज में डेवलपमेंट लाने के लिए। ये 20 पॉइंट लाए गए थे। ये कोई स्पेसिफिक मतलब टू दी पॉइंट स्कीम नहीं है। इन 20 पॉइंट से आसपास जुड़ी हुई जितनी और स्कीम्स हैं ये उन्हें मॉनिटर करके उसका डेटा कलेक्ट करती है इसके अंडर को। जो मेन स्कीम्स इनके अंडर आती हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर मॉनिटरिंग एंड प्रोजेक्ट मॉनिटरिंग, ये सारे के सारे इंडिया में जितने प्रोजेक्ट मॉनिटरिंग है उनका भी डेटा इसके थ्रू कलेक्ट करती है। जो फाइनली जो स्कीम सबसे इंपॉर्टेंट जिसे ये डायरेक्टली चलाती है वो है एमप्लाड, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट लोकल एरिया डेवलपमेंट स्कीम। जो आपके लोकल MPs होते हैं ना, उन्हें हर साल 5 करोड़ की ग्रांट मिलती है एमप्लाड के अंडर। एमप्लाड करके उनके पास फंड होते हैं। तो MP अपनी कॉन्स्टिट्यूएंसी के अंडर, मतलब कॉन्स्टिट्यूएंसी के अंदर अंदर कहीं पे भी कोई भी डेवलपमेंट वर्क करवाना है जो उसे लगता है, या उसके पास लोग गए हैं और लोग चाहते हैं ये वाला जैसे पुल रिपेयर हो जाए, या यहाँ पार्किंग बन जाए, या यहाँ पार्क बन जाए, या पीने के लिए पानी की सप्लाई आ जाए, तो बिना गवर्नमेंट से या कहीं और से फंड सीख किए डायरेक्टली एमप्लाड में से 5 करोड़ रिलीज किए जा सकते हैं, जो MP के ही कंट्रोल में होते हैं। जो आपका मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है उसके डायरेक्टली कंट्रोल में होते हैं। ठीक है, हर कॉन्स्टिट्यूएंसी में अपना MP है, उसके कंट्रोल में होते हैं। ठीक है, उसके बाद ये सारे आके वही सेम पॉइंट्स लिखे हैं। एक चीज आगे जो मिनिस्ट्री अब करने लगी है, ये हर बिजनेसेस को ना 16 डिजिट का एक कोड देने लगी है। 16 डिजिट का बिजनेस आइडेंटिफिकेशन नंबर देने लगी है। इस बिजनेस आइडेंटिफिकेशन नंबर से क्या होगा, जितने भी इंडिया में रजिस्टर्ड बिजनेसेस हैं इन्हें एक यूनिक नंबर मिल जाएगा। खैर ये तो अभी भी होता है मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेशन में, पर चलो ये अपने बिहाफ पे एक और इशू करने लगी है और ऑथेंटिकेशन हो जाती है। इससे क्या होगा, इस नंबर के अंडर ना सारे उनकी, जैसे पैन हो गया, ठीक है, फिर डायरेक्टर्स की इंफॉर्मेशन, फिर उनकी और कोई फाइलिंग्स, उनके कॉन्ट्रैक्ट्स, उनकी लाइबिलिटीज, हर चीज इसके थ्रू एक तरह से लिंक कर दी जाएगी। तो होगा क्या, गवर्नमेंट को बिजनेसेस के ऊपर एक तो डेटा कलेक्ट करना आसान हो जाएगा, दूसरा जो बिजनेसेस की रिलायबिलिटी है, लेट्स सपोज फॉरेन क्लाइंट्स को जैसे हिट करना है, तो फॉरेन क्लाइंट्स को ना बहुत ज़्यादा डाउट रहता है कि ये कंपनी असली भी है या नहीं है, हमारा पैसा लेके ना भाग जाए तो और काम होना। तो इस कारण ऐसी जो इनिशिएटिव्स होते हैं ये हेल्प करते हैं गवर्नमेंट की तरफ से बिजनेसेस को ऑथेंटिकेट करने में। तो जो तो डूबियस बिजनेस होंगे वो अपने आप इन 16 डिजिट का नंबर पहले तो रजिस्टर ही नहीं करवाएंगे, अगर करवा भी लिया तो फाइलिंग्स नहीं होंगी, तो अपने आप गवर्नमेंट की ब्लैक लिस्ट में शो होने लग जाएंगे। ठीक है, तो गवर्नमेंट अगर स्पेसिफिकली बाहर के क्लाइंट्स हम लोगों ने लेने हुए तो उन्हें ऐसी चीज़ें रजिस्टर करनी पड़ती हैं। दूसरा, आज वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे है, 5 जून। हर साल 5 जून को मनाया जाता है यूनाइटेड नेशंस द्वारा। पूरी दुनिया में इन्वायरमेंट अवेयरनेस प्रमोट करने के लिए इन्वायरमेंट डे बनाया जाता है। ठीक है, यूनाइटेड नेशंस का, तो हम भी यूनाइटेड नेशंस की मेंबर कंट्री हैं, इस कारण इंडिया में मनाया जाता है। इस साल एक तो देखो जो क्वेश्चन आता होता है ना पेपर में, वो आता होता है कि थीम क्या है इस साल का। इस साल का थीम है बायोडाइवर्सिटी, द टाइम फॉर नेचर। ये एक वर्ड ऑफ कॉशन मैं दे दूं, आज कई अखबारों में जैसे इंडियन एक्सप्रेस में थीम गलत दिया हुआ था। ठीक है, तो बिकॉज मैं करंट अफेयर बनाते हुए बहुत सारे साथ में रेफर कर लेता हूँ पेपर्स को, तो जैसे उन्होंने गलत दिया हुआ था तो कई बार देखो ऐसी इन्फॉर्मेशन फिर कैंडिडेट्स पढ़ने लग जाते हैं। इस कारण मल्टीपल इन्फॉर्मेशन कंफर्म करना ज़रूरी होता है। ये मैंने UN की अपनी वेबसाइट से कंफर्म किया है कि आज
क्या उनका थीम है, बायोडाइवर्सिटी द टाइम फॉर नेचर। ठीक है, इस साल का जो वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे है वो कोलंबिया उसकी होस्टिंग कंट्री है। हर साल एक कंट्री होती है जो उसे मेनली सेलिब्रेट करती है, उसे प्रमोट करती है, उसके थ्रू वो अपनी लोकल एनवायरनमेंट को भी प्रमोट करती है। प्लस जब तुम अपने वहां पे नेचर और इन सारी चीजों को प्रमोट करते हो तो तुम्हारे टूरिज्म भी प्रमोट होता है। तो इस टाइम फोकस कंट्री इस साल जो होस्ट कंट्री हुई या फोकस कंट्री हुई वो कोलंबिया हुई, और उसने पार्टनरशिप के साथ किसके साथ होल्ड कर रहा है, जर्मनी के साथ बल्कि। क्लियर? तो ये 1974 से मनाया जा रहा है, फ्लैगशिप अवेयरनेस डे के तौर पे से मनाया जा रहा है, ताकि पोल्यूशन, ह्यूमन ओवर पॉपुलेशन, ग्लोबल वार्मिंग, सस्टेनेबल कंजम्पशन, वाइल्ड लाइफ, क्राइम्स, इन सब के ऊपर ध्यान दिया जा सके। इसमें ऑलमोस्ट तुम्हारे सारे के सारी लोग पार्टिसिपेट करते हैं, यानी कि तुम्हारी गवर्नमेंट्स भी पार्टिसिपेट करती हैं, तुम्हारी कंपनीज भी पार्टिसिपेट करती हैं, और तुम्हारे क्या कहते हैं इन्हें, हाँ, एनजीओ भी पार्टिसिपेट करते हैं। क्लियर? अब बिकॉज हमारे यहाँ पे जो न्यूज़ जहाँ से मैंने बनाई है वो न्यूज़ इन्वायरमेंट डे पे हमारे कुछ यहाँ पे एक्टिविस्ट सरकार से रिक्वेस्ट करना चाहते हैं जो पार्टिकुलेट मैटर है इसके पोल्यूशन को कंट्रोल करें, और इस टाइम जैसे लॉकडाउन के टाइम ये सेफ लिमिट्स के नीचे आ गया था, तो हर साल 60 का पूरा कैंपेन शुरू करने लगे, तो 60 माइक्रोन से नीचे। तो पार्टिकुलेट मैटर होते क्या हैं, और दो हमारे जो कंसर्न के पार्टिकुलेट मैटर हैं जो पोल्यूशन के होते हैं, एक होता है PM 2.5 और एक होता है PM 10। अभी है क्या, एक तरह से ये 2.5 और ये 10, ये बताने से पहले PM क्या होता है ये बताता हूँ। पार्टिकुलेट मैटर कुछ भी हो सकता है, घर की डस्ट हो सकती है, ठीक है, तुम्हारे कार से निकलने वाले स्मोक के पार्टिकल्स हो सकते हैं, या कोई भी पॉल्यूटेंट जो हवा में है लार्जर साइज के पार्टिकल्स का, ठीक है, मतलब गैसेस नहीं है, सॉलिडिफाइड पार्टिकल्स हैं, ठीक है, चाहे वो ऐश हो सकती हैं, स्मोक हो सकती है, तुम्हारे डस्ट हो सकती है, तुम्हारे कंस्ट्रक्शन साइट्स पे कंक्रीट और सीमेंट इन सब का जो मिक्सचर उड़ रहा होता है वो सब कुछ भी पार्टिकुलेट मैटर है। हर चीज जो अनवांटेड चीज हवा में है उसे तुम पार्टिकुलेट मैटर कह सकते हो। एयर मिक्सचर में जो पार्टिकुलेट मैटर्स होते हैं इन्हें इन्हें कहते हैं पार्टिकुलेट मैटर्स। अब 2.5 और 10 का क्या सिग्निफिकेंस है? देखो, अब ये पार्टिकल्स खैर चाहे हमें दिखने में, डस्ट तो जैसे घर पे जो डस्ट उड़ रही होती है कितनी छोटी होती है, ठीक है, कई बार जैसे आप सनलाइट के पास जाके देखोगे डस्ट उड़ती हुई दिखती है ना, तो वो चीज है क्या, वो बहुत ही छोटा उनका पार्टिकल साइज है, माइक्रॉन्स उसके बहुत ही छोटे हैं। जो 2.5 और उससे छोटे पार्टिकल्स आते हैं वो PM 2.5 में उन्हें काउंट करते हैं। जो बहुत ही छोटे साइज के पार्टिकल्स हैं वो PM 2.5 में आ जाते हैं। जो थोड़े सैंड जैसे बड़े पार्टिकल्स होते हैं, और कई बार डस्ट के भी कुछ, डस्ट और स्मोक के भी कुछ बड़े पार्टिकल्स होते हैं, मतलब कंपैरेटिवली ऐसा नहीं कि तुम्हें दिखने लग जाएंगे, पर कंपैरेटिवली बड़े होते हैं। जैसे कंस्ट्रक्शन साइट पे तो मिट्टी साफ ही उड़ती हुई दिखती होती है, तो ज्यादातर वो PM 10 के पार्टिकल्स होते हैं, ठीक है। तो जो माइक्रोन साइज PM 10 से बड़ा होगा और PM 10 होगा उसे PM 10 में काउंट करेंगे। क्लियर? 2.5 से सॉरी 10 तक जो होगा उसे PM 10 में काउंट करेंगे, 2.5 और उससे कम PM 2.5 में आ जाएगा। अब ये दो क्लासिफिकेशन स्पेसिफिकली क्यों, क्या लगता है इनमें से ज्यादा हार्मफुल कौन सा होगा, PM 2.5 या PM 10? कोई भी गेस? PM 10. 0.5. 2.5. 0.5. PM 2.5 ज्यादा हार्मफुल है। क्यों? छोटे साइज का पार्टिकल है ना। अब खुद इमेजिन करके देखो, तुम्हारे लंग्स तक, ठीक है, तुम्हारे नोज के थ्रू, फिल्ट्रेशन के सिस्टम के थ्रू, अल्टीमेटली तुम्हारे लंग्स में कौन सा ज्यादा आसानी से पहुंच पाएगा? बड़े वाले पार्टिकल्स के तब भी फिल्ट्रेशन सिस्टम या हमारे
लंग से पहुंचने से पहले ही किसी ना किसी टाइप से रुकने के चांसेस होते हैं। 2.5 के ज्यादा लंग्स तक पहुंचने के चांसेस हैं, और लंग्स तक अगर पहुंच गया, जो एयर सैक्स होते हैं हमारे, तो वहां पे जो ये एयर सैक्स होते हैं, इनकी जो एंट्री होती है इन्हें ब्लॉक कर देते हैं। तो ओवर द टाइम लंग प्रॉब्लम्स PM 2.5 करवा सकते हैं, PM 10 भी करवा सकते हैं, पर PM 10 उतनी आसानी से लंग्स तक पहुंचते नहीं है। 2.5 ज्यादा आसानी से लंग्स तक पहुंच जाते हैं, इस कारण वो ज्यादा हार्मफुल है। ठीक है, तो वही ये वोल्केनो, डस्ट स्टॉर्म, फॉरेस्ट या ग्रास फायर्स, फिर जो तुम्हारी स्टबल बर्निंग होती है, इनसे उड़ने वाला, व्हीकल से उड़ने वाला, इन सारी चीज़ों को तुम पार्टिकुलेट मैटर कहोगे। ठीक है, जितनी भी डस्ट होती है, तो इन्हें तुम एरोसोल्स भी कह सकते हो, पार्टिकुलेट मैटर भी कहोगे। जब साइज पढ़ना है तो पार्टिकुलेट मैटर के तौर पे कहते हैं, रफली इन्हें एरोसोल्स हमेशा कह देते होते हैं। फिर इंडिया का एयर क्वालिटी चेक करने के लिए इंडिया ने एक नेशनल एम्बिएंट एयर क्वालिटी स्टैंडर्ड्स बनाए हुए हैं। ठीक है, इसमें होता क्या है, ये हमारी सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड, पूरे इंडिया में इन्होंने अलग अलग स्टेशंस बनाए हैं, वहां से चेक करते हैं। हमारे यहाँ पे 8 पॉल्यूटेंट्स इस एयर क्वालिटी इंडेक्स के अंडर चेक किए जाते हैं। PM 10 हवा में कितना है, PM 2.5 कितना है, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड कितना है, सल्फर डाइऑक्साइड कितना है, कार्बन मोनोऑक्साइड कितना है, और ओजोन। ये जो ओजोन है, एक तो हम ओजोन पढ़ते होते हैं कि स्ट्रेटोस्फियर में तुम्हारी हमें हमारी स्किन को और हमें यूवी लाइट से प्रोटेक्ट करती है। कई बार क्या होता है, ओजोन जो होता है ना, तो स्ट्रेटोस्फियर में तो इसे अराउंड हमारी अर्थ सरफेस से 20 से 25 किलोमीटर ऊपर होना चाहिए। मतलब यहाँ से हम अर्थ सरफेस के ऊपर हैं, यहाँ से 20 से 25 किलोमीटर, अगर ओजोन 20 से 25 किलोमीटर ऊपर है, हमारे लिए हार्मफुल नहीं है। वो एक्चुअली हमारी यूवी लाइट से हमें करके हमारी हेल्प करती है। पर कई बार क्या होता है, ग्राउंड के पास जो पोल्यूशन, जैसे हमारे व्हीकल्स का पोल्यूशन खासकर और हमारी फैक्ट्रीज का पोल्यूशन खासकर, इनमें जब रिएक्शन प्रॉपर इग्निशन नहीं हो पाता, तो ट्रोपोस्फियर में, मतलब ग्राउंड के पास ट्रोपोस्फियर में ओजोन बनने लग जाती है। ठीक है, कि ऑक्सीजन के पार्टिकल्स आपस में 3 एटम्स जुड़ के ओजोन लेयर नीचे ही बना लेते हैं। ये हार्मफुल है। और दूसरा, ये वन ऑफ द इंग्रेडिएंट्स है जो हमारे विंटर में स्मॉग बनती है ना, उसका वन ऑफ द रीजन ये होता है। ठीक है, और एक्चुअली दूसरा ये रहा, और तीसरा तुम्हारे हवा में मॉइस्चर चाहिए और उसके कारण स्मॉग बन जाएगी। ठीक है, तो ये वैसे भी तुम्हारे लंग्स के लिए भी हार्मफुल है, ब्रीदिंग प्रॉब्लम्स क्रिएट करती है ये, तो इसे मॉनिटर किया जाता है। फिर तुम्हारे अमोनिया के रिलीज को भी और लेड को भी, इन सबको 24 आवर एवरेज पीरियड के बेसिस पे मॉनिटर किया जाता है। और याद रखना, बेस्ट रीडिंग नहीं होती हमेशा, वर्स्ट रीडिंग के अकॉर्डिंग जो पॉल्यूटेंट्स की वर्स्ट रीडिंग होगी वही हमेशा शो होगी। ऐसा नहीं है कि तुम्हें बताया जाएगा यहाँ से लेके यहाँ तक, मतलब बेस्ट क्या है वर्स्ट क्या है, एक सिंगल रीडिंग आती होती है कि इस टाइम एयर क्वालिटी इंडेक्स इस गैस के लिए इतना चल रहा है, या टोटल एयर क्वालिटी इंडेक्स इतना है। हमेशा वर्स्ट कैलकुलेट करके जितना वर्स्ट रीडिंग आएगी उसे शो कर रहा होता है। आपके जगह जगह पे, शहरों पे बड़े बड़े आजकल डिजिटल बोर्ड भी लग गए हैं, जहाँ पे ये दिखाया भी जाता है कि आपके शहरों में पोल्यूशन कैसा है, एयर क्वालिटी कैसी है। फिर सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड, ये स्टैट्यूटरी ऑर्गेनाइजेशन है। अब ये फर्क क्या होता है, स्टैट्यूटरी ऑर्गेनाइजेशन क्या होती है, फिर से बता दूं आज। ओवर द टाइम बार बार रिपीट करने से चीजें याद होती जाती हैं, इस कारण। देखो, तुम्हारी 3 टाइप की बॉडीज होती हैं, कॉन्स्टिट्यूशनल, स्टैट्यूटरी और फाइनली तुम्हारी एग्जीक्यूटिव। देखो, जो बॉडी वाले
कोई भी बॉडी है, कोई भी, जैसे एग्जांपल के तौर पे तुम्हारी यूपीएससी होगी, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया हो गया, फाइनेंस कमीशन हो गया, ये सारी क्या है, इन सब के बारे कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में लिखा हुआ है, ठीक है। तो ये कॉन्स्टिट्यूशन द्वारा बनाई गई बॉडीज है। जो बनाएगा उस बॉडी को, जहां से मतलब वो बनती हैं वो बॉडीज, उन बॉडीज को उसी टाइप की कैटेगरी में डालते हैं। यूपीएससी बारे, इलेक्शन कमीशन बारे, फाइनेंस कमीशन, जैसे 3 एग्जांपल तुम्हें दिए हैं, ये तीनों के बारे, ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर लिखा हुआ है। कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर इसके प्रोविजन लिखे हैं। कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा है कि एक यूपीएससी की बॉडी होनी चाहिए जो सेंटर में रिक्रूटमेंट का काम करेगी, ठीक है। इलेक्शन कमीशन इंडिया में इलेक्शंस कंडक्ट करवाएगी। ये सब कुछ कॉन्स्टिट्यूशन से है। इस कारण इन बॉडीज के लिए हमेशा जो लैंग्वेज यूज करते हैं वो कहते हैं कि कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज है। स्टैट्यूटरी बॉडीज होती हैं या तो तुम्हारी इंडिया की पार्लियामेंट या स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबलीज। ये जो एक्ट पास करते हैं, ये जो कानून बनाते हैं, एक्ट पास करते हैं, इसके थ्रू कोई बॉडी क्रिएट हो रही है। अब ये देखो, एक्ट जो होते हैं ये कभी कॉन्स्टिट्यूशन का हिस्सा नहीं होते, ये अलग से इंडिपेंडेंट से, मतलब एक मान लो कि अलग से कागज एग्जिस्ट करते हैं। अगर पार्लियामेंट ने कोई कानून बनाया और उसके थ्रू बॉडी बन रही है, जैसे तुम्हारी लोकपाल ही कह लो, लोकपाल तुम्हारी जो बॉडी है, और तुम्हारी NHRC, नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन, जो 2 को लेक्चर पहले हमने करंट्स में पढ़ी थी, वो सारे के सारे तुम्हारी स्टैट्यूटरी बॉडी है कि पार्लियामेंट ने एक्ट बनाया और उसके बाद उन बॉडीज को एक्शन में ले आए। वैसे ही जैसे तुम्हारी स्टेट इलेक्शन कमीशन की बॉडीज होगी, वो सॉरी नहीं, स्टेट इलेक्शन कमीशन द्वारा कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है। कोई भी, चलो स्टेट गवर्नमेंट कोई भी अपने बिहाफ पे भी कोई बॉडी बना सकता है एक नॉर्मल एक्ट बना के, ठीक है। वो चीज कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं होगी, कानून के द्वारा बनाई गई है, एक्ट पास करके बनाई गई है, तो उसे कहोगे कि वो स्टैट्यूटरी बॉडी है। क्लियर। एग्जीक्यूटिव बॉडीज होती हैं ना, इनका मेंशन कॉन्स्टिट्यूशन में है, ना इनके लिए कोई कानून बनाया गया। ये सिर्फ प्रेसिडेंट या तुम्हारे स्टेट के अंदर जो गवर्नर है उसके साइन से फॉर्मेशन में आ जाती है। तो इसका क्या होता है, गवर्नर और या प्रेसिडेंट तुम्हारे एग्जीक्यूटिव्स हैं। अगर पूरे हमारे डेमोक्रेसी को 3 पिलर्स में डिवाइड करते हो, तो एक एग्जीक्यूटिव्स होते हैं, एक जुडिशरी होती है और एक लेजिस्लेटिव होता है। लेजिस्लेटिव जो तुम्हारे कानून बनाते हैं, ये जो पार्लियामेंट है ये लेजिस्लेटिव बॉडी थी। जुडिशरी जो जज करती है जो भी कानून बनाया जाता है, और एग्जीक्यूटिव्स का काम होता है इन कानून को लागू करवाना, ठीक है। तो हमारे कंट्री के जो सबसे टॉप एग्जीक्यूटिव है, जिनके एक्चुअली साइनिंग से ही सब कुछ होता है, इंडिया में टॉप प्रेसिडेंट है, स्टेट के अंदर गवर्नर होता है। इनके साइंस करने से अगर कोई बॉडी बनती है और उसका कोई कानून कुछ नहीं होता, बस एक जनरल फ्रेमवर्क सेंटर में ही बना के बस प्रेसिडेंट से साइन करवा लिए जाते हैं, उसे कहते हैं कि वो एग्जीक्यूटिव बॉडी है। जैसे तुम्हारी CBI होगी, तुम्हारा नीति आयोग हो गया, इन दोनों के लिए कोई इनके स्पेशल प्रोविजंस कहीं नहीं एग्जिस्ट करते, मतलब थोड़े बहुत CBI के इधर उधर लिखे हुए हैं, पर CBI का अपना कोई एक्ट नहीं है। इसलिए हमेशा देखना, CBI हमेशा सरकार के लिए काम करती है। कोई भी पर्सन ऑपोजिशन में होगा, CBI उसके पीछे होगी। सरकार के अपने लोगों को कभी CBI नहीं पकड़ रही होती। क्यों? CBI को आजादी ही नहीं दी गई काम करने की। CBI डायरेक्टली गवर्नमेंट के अंडर ही काम करती है, गवर्नमेंट को ही रिपोर्ट करती है, और जैसा गवर्नमेंट कहती है वैसा ही परफॉर्म करके दिखाती है, ठीक है। तो अपने लोग एक्स्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी भी बोल देंगे है ना। बिल्कुल। ये अब जो स्टैट्यूटरी और एग्जीक्यूटिव बॉडीज ये दोनों है ना, इन दोनों को तुम नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज भी बोल सकते हो, ठीक है, या एक्स्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज भी बोल सकते हो। यानी कि कॉन्स्टिट्यूशन से हटके कोई भी बॉडी हुई, वो नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल भी हुई, एक्स्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशनल, मतलब उसमें स्टैट्यूटरी भी आ गई और एग्जीक्यूटिव भी आ गई, दोनों आ गए।
क्लियर सर है? क्वासी जुडिशियल बॉडीज ओन क्वासी जुडिशियल, क्वासी का मतलब क्या होता है? क्वासी कोई भी हो सकती है, जैसे इलेक्शन कमीशन भी क्वासी है। जुडिशियल, हाँ जी। क्वासी जुडिशियल का मतलब है, वैसे तो वो एक एग्जीक्यूटिव बॉडी है, उसका काम है कोई ना कोई फंक्शन परफॉर्म करना, वो आम दिनों में कोई जुडिशियल फंक्शन नहीं परफॉर्म करती, पर कोई स्पेशल पावर्स उन्हें डिसीजन मेकिंग की दी हुई है कि अगर लेट्स सपोज कोई डिस्प्यूट अराइज होता है कहीं पे, तो वो सिविल कोर्ट के प्रोसेस को फॉलो करते हुए अपने ऑर्डर्स भी पास कर सकते हैं। उन्हें हम कहते हैं कि वो क्वासी, क्वासी का मतलब होता है सेमी, कि उनमें कहीं ना कहीं कोई जजमेंट देने की पावर है, पर सिर्फ जितनी पावर उन्हें दी गई है उसी के अंदर। नॉर्मल तौर पे वो कोर्ट के तौर पे नहीं फंक्शन करते। जैसे इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, ये भी क्वासी जुडिशियल आती है। ये क्वासी जुडिशियल कैसे है? लेट्स सपोज इलेक्शन में किसी को डिस्क्वालीफाई करना है, ठीक है, और वो लोकसभा में कोई पर्सन था, उसने कोई जो जितनी भी वायलेशन है, कोई वायलेशन उसने कमिट कर दी, और जो तुम्हारा लोकसभा का स्पीकर है उसने रिकमेंडेशन भेजी प्रेसिडेंट को कि इसे सर निकाल दो। निकालने की पावर हमेशा प्रेसिडेंट के पास होती है। तो प्रेसिडेंट, ऐसा नहीं है कि प्रेसिडेंट की मनमर्जी चलेगी, प्रेसिडेंट साइन करके किसी को भी निकाल देगा। प्रेसिडेंट क्या करेगा? प्रेसिडेंट की ड्यूटी है कि वो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को कंसल्ट करे। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया पूरी इंक्वायरी बिठाएगी, ठीक है, जो पर्सन है उसे सुनवाई का मौका भी इलेक्शन कमीशन में मिलेगा, और अल्टीमेटली इलेक्शन कमीशन जो फैसला देगा उसी के अकॉर्डिंग फिर फाइनली प्रेसिडेंट डिसीजन लेता होता है, ठीक है। क्वासी जुडिशियल मतलब सेमी। क्लियर? सर हाँ जी। जो CDS है, CDS हम्म। वो कौन सी बॉडी हुई फिर? सीडीएस में, सीडीएस कौन सी सीडीएस? जो तुम्हारा चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ की बात कर रहे हो, जो पेपर होता है उसकी बात कर रहे हो? सर जो चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ। चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जो है, हाँ जी। वो तुम्हारे अमेंडमेंट करके वो स्टैट्यूटरी के तौर पे बनाया गया है, ठीक है, वो तुम्हारे आर्मी एक्ट में ही चेंजेस करके उसमें बनाया गया है, ठीक है। वो पिछले साल अमेंडमेंट करके फिर चेंज करके चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ बनाया गया तुम्हारे इंडिया का फर्स्ट। क्लियर है? वो अपने आप में बॉडी नहीं है, वो पोस्ट है, ठीक है, एज अ बॉडी इनकॉर्पोरेटेड नहीं है वो। तो जो तुम्हारा सीपीसीबी है, ये मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट के अंडर आती है। 1974 में इस्टेब्लिश की गई थी, वाटर प्रिवेंशन एंड कंट्रोल पोल्यूशन के एक्ट के अंडर। ये इस एक्ट के कारण स्टैट्यूटरी बॉडी बनी थी, क्योंकि इस एक्ट के बाद सीपीसीबी को बनाया गया था, ठीक है। पर बाद में जैसे 1981 में इसे और पावर्स भी सौंप दी गई, एयर की भी जैसे। पर याद रखो, एयर ने इसे स्टैट्यूटरी बॉडी नहीं बनाया। एयर प्रिवेंशन एंड कंट्रोल ऑफ पोल्यूशन एक्ट जो है 1981 का, उसने इसे स्टैट्यूटरी नहीं बनाया। ये स्टैट्यूटरी वाटर वाले एक्ट से बनी थी। तो मैं ये पूछा जा सकता है ये किस वाले एक्ट से फॉर्मेशन में आई थी, बनी किससे थी? तो उसमें ऑप्शन जो वाटर प्रिवेंशन एंड कंट्रोल पोल्यूशन एक्ट होगा 1974 का, वो सही ऑप्शन होगा। उसके बाद इसे टेक्निकल सर्विसेज, जो क्या कहते हैं, एनवायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट 1986 की भी इसे पावर्स दे दी गई, ठीक है। फिर ये कोऑर्डिनेशन में काम करती है स्टेट पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड। हर स्टेट के अंदर जो पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड बनाए गए हैं उनके साथ कोऑर्डिनेट करके ये काम करती है, और पोल्यूशन कैसे कंट्रोल करना है, कैसे मैनेज करना है, कहाँ पे रेड मारनी है, वो सब कुछ एक साथ कोऑर्डिनेट करके चलते हैं। तो एपेक्स ऑर्गेनाइजेशन है ये हमारी कंट्री की। एपेक्स का मतलब होता है टॉप। पोल्यूशन के मामले में ये इंडिया में टॉप ऑर्गेनाइजेशन है। पोल्यूशन को कंट्रोल और प्रिवेंट करने के मामले में जो टॉप ऑर्गेनाइजेशन है इंडिया में, उसे सेंटर में जो सबसे टॉप की ऑर्गेनाइजेशन होती है, स्टेट्स की ऑर्गेनाइजेशन तो ऑब्वियसली उससे नीचे आएंगी, सेंटर की जो सबसे टॉप की ऑर्गेनाइजेशन होती है ना, उसे हमेशा एपेक्स वर्ड यूज किया जाता है। जैसे हम जनरल एग्जांपल सुप्रीम कोर्ट को बोलते हैं कि वो हमारी कंट्री का एपेक्स कोर्ट है। एपेक्स कोर्ट का मतलब है कि सुप्रीम कोर्ट से ऊपर तुम कहीं अपनी अपील्स नहीं लेके जा सकते, बस सुप्रीम कोर्ट आखिरी जगह है जहां पे तुम अपनी अपील फाइल कर सकते हो, ठीक है। तो
सीपीसीबी का हेड ऑफिस न्यू दिल्ली में है, पर इसके 7 जोनल ऑफिसेज भी हैं। ये ऐसे पॉइंट 7 जोनल ऑफिसेज वाले पॉइंट्स भी पेपर में आ जाते हैं, और 5 लैब्स हैं। बस ये नंबर याद रखना होता है, ये कहाँ पे हैं ये याद रखने की ज़रूरत नहीं, बस ये नंबर याद रखना होता है 7 और 5 लैब्स का। ठीक है, बस बाकी यही है कि कैसे लॉज इम्प्लीमेंट करने को काम करती है। इंडिया ऑस्ट्रेलिया मीट स्ट्रेंथन टाइज। तो इंडिया और ऑस्ट्रेलिया ने कल आपके प्राइम मिनिस्टर मोदी जी ने और ऑस्ट्रेलिया के प्राइम मिनिस्टर स्कॉट मॉरिसन ने कल मीटिंग करके, ऑनलाइन मीटिंग करके फाइनली म्यूचुअल लॉजिस्टिक सपोर्ट एग्रीमेंट साइन कर लिया। म्यूचुअल लॉजिस्टिक सपोर्ट एग्रीमेंट होता क्या है? अब इसके थ्रू क्या होगा, हमारी नेवी और दूसरी साइड ऑस्ट्रेलिया की नेवी, हम उनके पोर्ट्स यूज कर पाएंगे, वो हमारे पोर्ट्स यूज कर पाएंगे। मतलब ऐसा नहीं है कि तुम वॉरशिप्स यहाँ पे प्लेस करके यहीं रख दोगे। पोर्ट्स यूज करने का मतलब है कि हम वहाँ पे स्टॉप लेके, वहाँ पे जैसे अगर तुमने फ्यूल भरवाना है फ्यूल भरवा लो, खाना रिफिल करवाना है खाना रिफिल करवा लो, और भी जितना सपोर्ट का सामान है, मेडिक्स चाहिए, जो भी चाहिए, वो हम एक दूसरे को अब प्रोवाइड करना शुरू करेंगे। और अल्टीमेटली ऐसा नहीं होता कि ये सर्विसेज फ्री होती हैं। उसके बाद होता क्या है, दोनों कंट्रीज अपना अपना बिल जनरेट करती रहती हैं। ठीक है, हर बारी जब विजिट किया बिल बनेगा, जनरेट होकर रह जाएगा। उसके बाद जब 1 साल के बाद दोनों अपना बिल सेटल कर लिया करेंगे, किसकी साइड कितना बिल पेंडिंग रह गया, मतलब दोनों माइनस करके जिसकी साइड बिल रह जाएगा वो दूसरे को उतने डॉलर्स पे कर दिया करेगा। तो एक तरह से एक तो नेवीज में कोऑर्डिनेशन बेटर हो जाती है कि तुम एक दूसरे के पोर्ट्स में एंटर करते हो तो इंटरेक्शन भी तो बेटर होगी। दूसरा, तुम्हारी नेवीज को ज्यादा बड़ा स्फीयर मिल जाता है पेट्रोलिंग करने के लिए, बिकॉज तुम्हें अब रीफिल करने के लिए अपने पोर्ट्स पे बार बार आने की जरूरत नहीं है। लेट्स सपोज हमारी यहाँ से शिप ऑस्ट्रेलिया से जाते हुए पैसिफिक ओशन को भी मॉनिटर करना चाहती है, तो एक टाइम के बाद फ्यूल की भी तो लिमिट होती है कि इतनी दूर ही शिप जा सकती थी, नहीं तो ऑयल टैंकर साथ में लेके जाना पड़ेगा कि कहीं रास्ते में जाके रिफिल करें और फिर ऑयल टैंकर को वापस भेजें। अब वो करने की ज़रूरत नहीं है। हम ऑस्ट्रेलिया के जो सबसे कॉर्नर वाले पोर्ट्स हैं, लेट्स सपोज डार्विन पोर्ट ही, वहाँ जाके रुके, रिफिल करवाया, ठीक है, सारे स्टॉक्स, और हमारी नेवी की शिप आगे दोबारा जा सकती है, वापस आते हुए फिर रिफिल करवा ले और फिर इंडिया की तरफ दोबारा आ जाए। तो हमारी पेट्रोलिंग और हमारा जो इंडियन ओशन पे, अगर हमने सिर्फ इंडियन ओशन भी मॉनिटर करना है, हमारे इंडियन ओशन के ऊपर कंट्रोल ज़्यादा बेटर हो जाता है। चाइना हमें वैसे ही हमारे इंडियन ओशन में थ्रेट कर रहा है। चाइना अपनी सबमरीन्स, अपने ड्रोन्स और बैटल शिप्स, तो बिकॉज पाकिस्तान के साथ उसकी बहुत अच्छी दोस्ती है, तो इंडिया के आसपास और स्पेसिफिकली पाकिस्तान की पोर्ट्स में भी वो तो पार्क कर देता है। पाकिस्तान को तो एक तरह से उन्होंने खरीदा ही पड़ा है, ठीक है, बिके हुए हैं वो चाइना को। तो पाकिस्तान तो वैसे कुछ नहीं बोल सकता चाइना को, तो आराम से चाइना हमारे आसपास, इसीलिए सबमरीन सब कुछ घुमाता रहता है। उनकी मूवमेंट ट्रैक करना हमारे लिए बहुत ज़रूरी है, हमारी इंटरनल सिक्योरिटी के लिए बहुत ज़रूरी है। तो इस कारण हम अपनी भी पेट्रोलिंग ऐसी चीज़ों के थ्रू बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं। इसके सिवा यही सेम कॉन्ट्रैक्ट हम यूके के साथ, यूएसए के साथ, फ्रांस के साथ और सिंगापुर के साथ भी साइन कर चुके हैं। तो इसमें सबसे सिग्निफिकेंट जो एग्रीमेंट था वो यूएसए के साथ है। यूएसए के साथ क्यों सिग्निफिकेंट है? यूएसए के दुनिया भर में आर्मी बेसिस और नेवल बेसिस है, तो मैक्सिमम कंट्रीज में तुम्हें रीफिलिंग का स्टेशन मिल जाएगा, तो इस कारण तुम्हारी नेवी की रीच बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। दूसरा, चाइना के ऊपर इंडियन पैसिफिक, जो इंडो पैसिफिक ओशन पूरा है, इसके ऊपर इंडिया और यूएसए अलग से दोनों नेवीज मिलके चाइनीज सबमरीन्स और शिप्स की मूवमेंट मिलकर ट्रैक करते रहते हैं। चाइना सबमरीन्स घुमाता जरूर है, पर चाइना की सबमरीन्स जिन्हें कहते हैं वर्ल्ड में ना बहुत ही थर्ड क्लास सबमरीन्स है उनके पास। ऐसा क्यों? सबमरीन्स सबसे बेस्ट कौन सी होती हैं? सबमरीन सबसे अच्छी वो होगी जो साइलेंटली पानी में मूव कर पाए और दूसरी शिप उसे डिटेक्ट ना कर पाए। पर पिछले कुछ सालों में क्या पाया गया, चाइना की जो सबमरीन है वो हर कोई डिटेक्ट कर लेता है। एक आम कोई किसी के पास
मिलिट्री ग्रेड का सोनार भी नहीं है, कोई सिंपल सोनार भी है ना, वो भी क्या कहते हैं चाइना की सबमरीन को डिटेक्ट कर लेता है। ऐसा क्यों? उनके जो सबमरीन्स के इंजन है वो आवाज ही इतनी ज्यादा करते हैं कि आराम से पता चल जाता है कि ये चाइना की सबमरीन जा रही है। ठीक है, तो खैर हमारे लिए तो फायदा ही है। तो वैसे मैंने तुम्हें जैसे पहले बताया था कि 4 कंट्रीज में वैसे भी ग्रोइंग एक तो अलायंस है और चाइना को लेके कंसर्न है। ठीक है, ये इन चारों को ही अपने बाउंड्री और इनके इंटरनल अफेयर्स में बहुत तंग करती है। इंडिया, ऑस्ट्रेलिया, यूएसए और लास्ट है जापान। तो ये 4 कंट्रीज, इन्हें कहते हैं क्वाड पार्टनरशिप है ये। क्वाड का मतलब 4 होता है, 4 कोने। तो ये क्वाड पार्टनरशिप लॉन्ग टर्म में बनती दिख रही है। इन चारों कंट्रीज में आपस में एक सहमति आती जा रही है लॉन्ग टर्म में कि चाइना को कंटेन करने की जरूरत है, लगातार मॉनिटर करने की जरूरत है। तो इन चारों की नेवीज एक दूसरे से वैसे भी बहुत ज्यादा इंटरेक्ट करती हैं। ठीक है, इस कारण ये जो एग्रीमेंट्स हैं ये नेचुरल एक तरह से ऐसे एग्रीमेंट्स हैं जो लॉन्ग टर्म में होने ही होने थे। ठीक है, धीरे धीरे और भी तुम एग्रीमेंट्स, डिफेंस एग्रीमेंट्स विद टाइम, मतलब विद टाइम ऐसे नहीं मैं कह रहा हूँ कि साल 1.5 साल में हो जाएंगे, विद टाइम इन चारों में तुम एग्रीमेंट्स हमेशा बढ़ते हुए ही देखोगे। क्लियर? तो यही सारे पॉइंट्स यहाँ पे लिखे हुए हैं ऊपर वाले। तो बाकी कुछ न्यूज़ में जो और भी टर्मिनोलॉजीज और हर चीज़ मेंशन थी उनके बारे पढ़ना ज़रूरी है। एक यूनाइटेड नेशंस के एग्रीमेंट की इन दोनों ने बात की थी, जिसे UNCLOS कहते हैं, यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन ऑन लॉज लॉ ऑफ द सी, शॉर्ट में UNCLOS। ये क्या है बेसिकली? तुम सी और सी रूट्स को किस पर्पस के लिए यूज कर सकते हो। जैसे इंडिया के आसपास कोस्ट लाइन है जितनी, हम कहाँ तक इंडिया की कोस्ट लाइन उसकी अपनी है। एक पॉइंट तक जाके इंडिया सिर्फ एक पॉइंट तक ही पूरे के पूरे पानी के ऊपर अपना हक जमा सकता है। एक पॉइंट के बाद जाके तुम्हारे इंटरनेशनल वाटर्स आ जाते हैं जो किसी को बिलोंग नहीं करते। और ज़्यादातर जो तुम्हारे सी में क्राइम्स होते हैं वो इसी एरिया में होते हैं, बिकॉज ये किसी को बिलोंग नहीं करते। ठीक है, तो जो जितने भी तुम्हारे पायरेट्स लूट करने की कोशिश करते हैं, कुछ भी करते हैं, वो इन्हीं वाटर्स में कोशिश करते हैं करने की। तो ये जो बाउंड्री है ये कैसे फिक्स की जाएगी और कोई कंट्री कहाँ तक कंट्रोल कर सकती है? अब चाइना जैसी कंट्रीज तो बहुत ही दूर तक अपनी बॉर्डर्स बना के बैठ जाएंगी जैसे उनकी पॉलिसीज रहती हैं। तो इस कारण एक UNCLOS बनाया गया था और फाइनली जो एग्रीमेंट डिस्कस करते करते मतलब UNCLOS तीसरी स्टेज पे जाके फाइनल हुआ था। तो सिंपली उसे UNCLOS भी कह सकते हो। इसके अंडर ना वाटर्स को इंटरनल वाटर्स, टेरिटोरियल वाटर्स, कंटीजियस वाटर्स और एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन्स इन हिस्सों में बांटा गया। इंटरनल वाटर होता है जो तुम्हारी कंट्री की बाउंड्री के अंदर अंदर जितनी भी हाँ, इंटरनल वाटर्स वो टेरिटोरियल वाटर्स हैं सौरभ। इंटरनल वाटर्स हैं जितनी भी तुम्हारी अंदर की नदियां हैं। ठीक है, मतलब मैंने टेरिटोरियल और इंटरनल को भी 2 हिस्सों में यहाँ पे बांट दिया। जितनी भी तुम्हारे अंदर नदियां जा रही हैं, अब नदियों के ऊपर और उसके अंदर चलने वाला, बिकॉज शिप्स तुम्हारे रिवर से भी कार्गो मूव करता है और उसमें भी बोट्स होती हैं, उसके ऊपर किसका कंट्रोल होगा? इस वाटर के ऊपर 100% जो कंट्री की रिवर्स हैं उसका कंट्रोल है। वो जैसे मर्जी कानून बना सकता है, जैसे मर्जी रेगुलेट कर सकता है और जैसे मर्जी इन रिवर्स के अंदर मिलने वाले रिसोर्सेज, चाहे पानी हो, चाहे उसके अंदर फिशेज हो या कोई भी सैंड हो, कुछ भी हो, उसे किसी भी तरीके से कंट्रोल कर सकता है। कोई भी फॉरेन कंट्री की वेसल, यानी कि कोई भी फॉरेन कंट्री की वेसल बिना परमिशन यहाँ पे नहीं आ सकती। उन्हें कोई राइट टू पैसेज भी नहीं है। राइट टू पैसेज होता है कि चुपचाप, जैसे वॉरशिप भी है, ये इंडिया के साइड से कोई वॉरशिप पास कर सकती है, पर अगर किसी कंट्री की वॉरशिप को बिल्कुल साथ से पास करना है उसे गाइडलाइन फॉलो करनी पड़ती है। क्या गाइडलाइन होती है? उसे कहते हैं इनोसेंट पैसेज अलाउड होता है। लेट्स सपोज कोई वॉरशिप जा रही है, वॉरशिप को अपनी सारी गन्स सीधी फेस करवा के नीचे को फेस करवानी होगी। उसे मानेंगे कि ये सिर्फ यहाँ से पास करना चाहती थी,
इस कंट्री को वैसे कोई थ्रेट नहीं है इससे, तो उसे कहते हैं कि वो इनोसेंट पैसेज है, बस निकलने के लिए वो ये रास्ता यूज कर रही है, वैसे कोई थ्रेट नहीं है। क्योंकि अगर उसकी गन्स इधर उधर मुड़ी हुई और यहाँ हवा में हुई तो ये माना जाता है कि उसकी वॉर की या कोई ना कोई गलत टेंडेंसीज रखी हुई हैं उन्होंने। पर ये जो शिप्स हैं ये इंटरनल जो नदियां हैं, अब समुद्र में जा गिरती हैं, ऐसा नहीं है यहाँ पे अंदर मुड़ के अंदर को चलने लग जाएगी, उन्हें अंदर जाना नहीं अलाउड होता। ठीक है, इसके बाद सेकंड जो जुरिस्डिक्शन आती है, टेरिटोरियल वाटर्स क्या होते हैं, सौरभ ने कहा कोस्ट से, ये जो हमारा समुद्र का तट है इससे पहले 12 नॉटिकल माइल्स। अब जैसे हम जमीन पे किलोमीटर और माइल्स मेजर करते हैं डिस्टेंस में, पानी के अंदर जो मेजरिंग डिस्टेंस होता है वो होता है नॉटिकल माइल्स का। तो यहाँ पे पहले 12 नॉटिकल माइल्स का जो डिस्टेंस है वो इसके थ्रू उसे टेरिटोरियल वाटर माना जाता है। इसके अंदर भी तुम कोई भी लॉ रेगुलेशन या कुछ भी बना सकते हो। ठीक है, 12 नॉटिकल माइल्स कह लो या लैंड किलोमीटर्स में 22 किलोमीटर या 12 माइल्स कह 14 माइल्स कह लोगे। ठीक है, वो तुम्हारी मर्जी है, पर हम वाटर के ही उसमें रेफर करेंगे 12 नॉटिकल माइल्स। तो यहाँ पे जैसे मैंने तुम्हें बताया इनोसेंट पैसेज हो सकता है, कोई मिलिट्री ट्रांजिट बस हो सकता है। ठीक है, पर वो किसी तरीके से भी थ्रेट नहीं होना चाहिए स्टेट को। प्लस बाहर वाली ऐसा नहीं है कि कोई बाहर के देशों के कोई मछुआरे आके यहाँ पे फिशिंग करने लग जाएंगे, नहीं, ये 100% हमारा ग्राउंड है। सिर्फ हमारी कंट्री के फिशरमैन ही यहाँ फिशिंग कर सकते हैं। हम यहाँ पे नीचे समुद्र में ड्रिलिंग कर सकते हैं, कुछ भी हम करना चाहें समुद्र की बाउंड्री के अंदर कर सकते हैं। हमें किसी से परमिशन लेने की जरूरत नहीं है। ठीक है, तो हम फिशिंग के ऊपर कानून बना सकते हैं, पोल्यूशन के ऊपर, वेपन प्रैक्टिस या स्पाइंग, ये सारी चीजें, मतलब स्पाइंग तो इनोसेंट एक्टिविटी नहीं है। ठीक है, और सबमरीन की मूवमेंट, ये सब कुछ। अगर सबमरीन को यहाँ से पास करना है, बेसिकली चाइना इस पानी में अपनी सबमरीन क्यों नहीं लेके आता, अगर सबमरीन को यहाँ पे पास करना है ना तो उसे हमेशा पानी से बाहर आना होता है। ठीक है, पानी के अंदर कभी सबमरीन यहाँ से ये पहले 12 नॉटिकल माइल्स में नहीं कर सकते, नहीं तो तुम उन सबमरीन्स के ऊपर अटैक करके उन्हें खत्म कर सकते हो और इंटरनेशनली तुम्हें कोई कुछ नहीं बोलेगा। तो इस कारण कोई कंट्री एक्चुअली रिस्क नहीं लेती। नेक्स्ट इज कंटीजियस जोन। अब ये क्या होता है, अब फिर से 12 नॉटिकल माइल्स जुड़ जाएंगे, तो अब टोटल करके कोस्ट से 24 नॉटिकल माइल्स हो गए हैं। ठीक है, तो ये अगला जो जोन है इसे हम कहते हैं ये कंटेजियस जोन आ गया। ठीक है, अगले 12 नॉटिकल माइल्स आ गए, ये आ गया अगला फर्दर 12 नॉटिकल माइल्स। यहाँ पे तुम कस्टम, टैक्सेशन, इमिग्रेशन और पोल्यूशन जैसे कानून बना सकते हो। तो यहाँ पे पावर सिर्फ 4 स्पेसिफिक एरियाज की रह जाती हैं, बाकी लोकल लॉज नहीं अप्लाई होते यहाँ पे। पर इसके सिवा तुम अपने मतलब अपने फिशरमैन को, और माइनिंग जैसे सी माइनिंग होती है वो यहाँ पे भी कैरी आउट की जा सकती है। ठीक है, नेक्स्ट इज एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन्स। ये कंट्री के लिए सबसे इंपॉर्टेंट है। ये बेसिकली क्या है, अब यहाँ से कोस्ट से शुरू करके बिल्कुल एंड तक 200 नॉटिकल माइल्स तक जो टोटल जोन एंड तक बनेगा उसे कहते हैं एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन। इसे तुम फिशिंग के लिए और सिर्फ माइनिंग के लिए यूज कर सकते हो, बाकी तुम्हारे यहाँ पे लॉज अप्लाई नहीं होते। ठीक है, तुम्हारे मतलब फिशरमैन यहाँ जा सकते हैं, और तुम किसी को अगर माइनिंग कॉन्ट्रैक्ट देना चाहते हो कि यहाँ से खोद के लेट्स सपोज यहाँ पे तेल मिल रहा है या रेयर अर्थ मेटल्स मिल रहे हैं या कुछ और नोड्यूल्स मिल रहे हैं, वो यहाँ से निकाले जा सकते हैं। क्लियर, बाकी सारे कानून यहाँ पे नहीं होते, ये सिर्फ एक्सप्लॉयटेशन का ही जोन है। क्लियर, ये इसका मतलब है। ये नीचे फिगर भी बनाई हुई है जिसमें आपको बाद में रेफर करने के लिए आसानी होगी। ठीक है, कोस्ट से कितनी दूर, मतलब यहाँ से
ये पहले 12 नॉटिकल माइल्स, फिर ये अगले 12, और ये टोटल एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन यहाँ तक आ गया। सर हाँ जी। सर अगर ये इकोनॉमिक जोन 2 कंट्रीज में कॉमन हो गया फिर? तो ये ना सेंटर से डिवाइड कर दिया जाता है। अगर तो फ्री वाटर है तो ऐसे होता है, नहीं तो ये सारे क्या होता है 50% हो जाते हैं। ठीक है, 50% एक साइड की कंट्री को मिलता है, 50% दूसरी साइड की कंट्री को मिलता है। मतलब लेट्स सपोज एरिया ही टोटल 12 नॉटिकल माइल्स है, तो 12 को तुम 3 हिस्सों में बांट दोगे। ठीक है, तो वो जोन बहुत पास पास आ जाते हैं। जैसे इंडिया और श्रीलंका बहुत पास पास है, हमारे वेस्टर्न साइड पे हमें पाकिस्तान के साथ भी समुंदर शेयर करना पड़ता है। तो ऐसा नहीं है तुम गुजरात के आगे बिल्कुल बोलो कि सारा का सारा, फिर तो पाकिस्तान की सारे 200 नॉटिकल माइल में आ जाएगा ज़्यादातर एरिया। दूसरी साइड हमारे बांग्लादेश है, तो ऐसा नहीं कर सकते उनके साथ। ऑब्वियसली उतना हिस्सा पहले तो डिवाइड हो जाता है, उसके बाद गुजरात के बाद तो पाकिस्तान ही शुरू हो जाता है। तो गुजरात से बस थोड़ा सा एरिया इंडिया को मिलेगा, उसके बाद तो बिकॉज पाकिस्तान की मेन बाउंड्री शुरू हो जाती है, वहां पे सारा पाकिस्तान का जोन होगा। जो कंट्री की फ्रंट पड़ेगी उसे वो पूरा जोन मिलेगा। बस जहाँ पे ये थोड़ा सा कंटीजियस इलाका है वहां पे हम शेयर कर लेते हैं। ठीक है, वहां पे 50-50% हो जाता है। तो ये जो तुम्हारे जितने ट्रैवलर्स होते हैं इन्हें थोड़ा इसके लिए ध्यान रखना पड़ता होता है कभी, तभी तो यही ऐसे एरियाज में ही जब इश्यू क्रिएट होते हैं, हमारे फिशरमैन वो पकड़ लेते हैं, उनके फिशरमैन हम पकड़ लेते हैं, कुछ तो क्रीक्स में पकड़े जाते हैं इंटरनेशनल वाटर्स में, कई बार इन्हीं कन्फ्यूजन्स के कारण जिन कंट्री से नहीं बनती होती वहां पे अरेस्ट हो जाते हैं। श्रीलंका के तो खैर पानी में हमारे फिशरमैन जाते हैं जानबूझ के, उसका रीजन अलग है। किसी टाइम श्रीलंका और इंडिया के बीच में क्या डिस्प्यूट है पानी को लेके, वो डिटेल में पढ़ेंगे। ठीक है, इंटरनेशनल अफेयर्स में तो आ ही जाएगा। अगर किसी करंट अफेयर में आ गया तो हम वैसे डिस्कस कर लेंगे, आता रहता है। हम उनके बीच में फिशिंग का डिस्प्यूट है ना? हाँ जी, हाँ जी, वो फिशिंग के पानी को लेके मतलब क्या डिस्प्यूट है वो पूरी डिटेल में मैं एक दिन के, साल में एक आधी बारी करंट अफेयर आ ही जाता है, हमारे फिशरमैन पकड़े ही जाते हैं, एक आधी बारी तो पक्के अरेस्ट होते ही हैं कुछ ना कुछ। तो वो जब होगा, अगर कोई करंट अफेयर आता है हम तब डिस्कस करेंगे, बिकॉज वो थोड़ा डिटेल टॉपिक है। तो अभी वाले करंट अफेयर्स रह जाएंगे, इस कारण मैं उस पर नहीं जा रहा। एक और वर्ड का जो यूज हुआ था इस करंट अफेयर में वो था मालाबार एक्सरसाइज। मालाबार क्या है? ये ट्राईलेटरल, ट्राईलेटरल का मतलब है 3 कंट्रीज में की जाने वाली नेवी, 3 कंट्रीज की नेवी मिलके हर साल ये मालाबार एक्सरसाइज कंडक्ट करती है। मालाबार एक्सरसाइज में होता क्या है कि तुम एक तरह से वॉर प्रिपरेशन, वॉर एक्सरसाइजेस एक साथ मिलके करते हो। तुम्हारी नेवीज आपस में कैसे कोऑर्डिनेट करेंगी अगर एक साल लड़ाई पे जाना पड़ा। ठीक है, तो ओवर द टाइम क्या होता है, एक तो तुम्हारी नेवीज में अंडरस्टैंडिंग बेटर हो जाती है, दूसरा तुम एक दूसरे की टेक्निक्स देख के सीखते होते हो कि कौन कैसे परफॉर्म करता है। ठीक है, तो इसमें यूनाइटेड स्टेट्स, जापान और इंडिया के बीच में ये होती है। ठीक है, 1992 में शुरू हुई थी। ओरिजिनली सिर्फ इंडिया और यूएस से मालाबार एक्सरसाइज करते थे। जापान 2015 में जापान ने ज्वाइन किया। नॉन परमानेंट मेंबर्स यानी कि ये कभी कभी पार्टिसिपेट करने आ जाते हैं, ऑस्ट्रेलिया और सिंगापुर। तो इसी कारण ऑस्ट्रेलिया के करंट अफेयर के साथ ये जुड़ा हुआ था। बेसिकली ओरिजिनली मालाबार को ऑस्ट्रेलिया भी ज्वाइन करने लगा था। ठीक है, तो ये क्वाड यही बन जानी थी, क्वाड नेवल एक्सरसाइज बन जानी थी, पर ये बनी नहीं बिकॉज चाइना ने ऑस्ट्रेलिया के ऊपर बहुत ज्यादा प्रेशर डाला। ठीक है, उसने अपनी वॉरशिप्स ऑस्ट्रेलिया के आसपास घुमानी शुरू कर दी ताकि वहां के लोगों को थ्रेट महसूस हो, सरकार के लोगों को थ्रेट महसूस हो। प्लस ऑस्ट्रेलिया की सरकार में इस टाइम चाइना कैसे इंटरफेयर करता है, उनकी जो पार्लियामेंट है ना उसके अंदर चाइना ने अपने खुद के लोग जासूस घुसाए हुए हैं। पीछे 2-3 सालों में 4-5 अरेस्ट हो चुके हैं उनकी पार्लियामेंट के अंदर के लोगों की, मतलब उनके एमपीज ही अरेस्ट हो चुके हैं जो चाइना से फंडिंग लेके चाइना के फेवर की पॉलिसीज उनकी पार्लियामेंट में बैठ के हमेशा एडवोकेट करते थे कि चाइना का साथ देना, चाइना का साथ देना। ठीक है, तो चाइना इंटरनेशनली ये तक करने लग गया है कि लोगों की पार्लियामेंट में दखल देके अपने हिस्से की बात बनवाना। हमारे यहाँ पे चाइना इसलिए नहीं करता हमारे यहाँ पे बिकॉज एंटी सेंटिमेंट्स ही इतने हैं कि अगर कोई पार्लियामेंट में बैठ के चाइना के हक की बात करेगा वो वैसे ही सीट गवा देगा अगली बारी। तो इस कारण चाइना को लगता है पैसे की बर्बाद करना है। ठीक है, तो
ये अब सरकार ने एक नई स्कीम शुरू की है, ट्यूलिप, द अर्बन लर्निंग इंटर्नशिप प्रोग्राम। इसमें क्या है, ऑनलाइन पोर्टल शुरू किया है ट्यूलिप, मतलब पूरी स्कीम है जिसके अंडर ही ये पोर्टल शुरू किया गया। इसमें क्या है, जो टेक्निकल बैकग्राउंड से, जैसे इंजीनियरिंग बैकग्राउंड से जो हमारे ग्रेजुएट्स पास हो रहे हैं, उन्हें अगर इंटर्नशिप चाहिए, ठीक है, जो ट्रेनिंग पीरियड होता है या ग्रेजुएशन के बाद ट्रेनिंग पीरियड, लास्ट एक सेमेस्टर पूरी ट्रेनिंग होती है, तो इस कारण उसमें भी कर सकते हैं। उसमें जो अर्बन लोकल बॉडीज हैं, जो तुम्हारी म्यूनिसिपल कॉरपोरेशंस हैं, यहाँ जो स्मार्ट सिटी अलग व्हीकल बनाए गए हैं, स्पेशल पर्पस व्हीकल बनाए गए हैं, जैसे चंडीगढ़ स्मार्ट सिटी डिक्लेयर किया गया था, चंडीगढ़ में एक अलग से बॉडी भी एग्जिस्ट करती है, स्मार्ट सिटी, चंडीगढ़ स्मार्ट सिटी अथॉरिटी करके। अगर तुम इनमें इंटर्नशिप चाहते हो, ट्रेनिंग चाहते हो, तो तुम ट्यूलिप के प्लेटफॉर्म पे जाके अप्लाई कर सकते हो, ठीक है। जो हमारे क्या कहते हैं, एक तो स्टूडेंट्स को क्या बेनिफिट होगा कि डायरेक्टली गवर्नमेंट से, गवर्नमेंट स्कीम्स के अंडर और गवर्नमेंट की वर्किंग के थ्रू ट्रेनिंग हासिल करेंगे। एक तो सर्टिफिकेशन बेटर है, दूसरा उन्हें डायरेक्टली जो अर्बन बॉडीज कैसे फंक्शन करती हैं उसका डायरेक्ट एक्सपोजर मिलेगा। तो लेट्स सपोज कल कोई सोचता है कि मैं खुद कॉन्ट्रैक्टर बन जाऊं या सिविल इंजीनियर अगर कोई है, तो उसे तो खासकर बेनिफिट होगा कि उसे अंदर वर्किंग और कैसे कॉन्ट्रैक्ट चूज किए जाते हैं और क्या रिक्वायरमेंट, एमसी सोच क्या रही है आने वाले टाइम में, वो सब कुछ का एक्सपोजर उन्हें पहले ही मिल जाएगा। प्लस गवर्नमेंट इन्वायरमेंट में खैर सरकार के मुताबिक बहुत अच्छा एक्सपोजर मिलेगा, ठीक है। तो लेथार्जी भी होती है सरकारी ऑफिसेज में। दूसरी साइड सरकार ये सोचती है कि हम यंग टैलेंट को अपने ऑफिसेज में लेके आएंगे तो हमें भी फ्रेश आइडियाज़ मिलेंगे, क्योंकि कोई ना कोई आइडिया, कोई ना कोई कंट्रीब्यूशन अगर वो भी डालेंगे तो तुम्हारी लोकल बॉडीज़ को यंग टैलेंट से नए नए आइडियाज़ भी मिल सकते हैं। तो ये ट्यूलिप प्लेटफॉर्म का यही पूरा पर्पस है, यही सारे पॉइंट्स इसके थ्रू एक्सप्लेन किए हुए हैं। तो मैंने जो ब्रीफ बेसिक था वो बता दिया। इंडिया ने 15 मिलियन वैक्सीन अलायंस की तरफ देने का फैसला किया है। तो वैक्सीन अलायंस क्या है? वैक्सीन एक तुम्हारा ना इंटरनेशनल एक ऑर्गेनाइजेशन एग्जिस्ट करती है जिसे गावी कहते हैं। ये क्या है? द वैक्सीन अलायंस, प्रीवियसली गावी अलायंस, ग्लोबल अलायंस फॉर वैक्सीन एंड इम्यूनाइजेशन, इसका फुल फॉर्म ये है, शॉर्ट में इसे गावी कहते हैं। ये पब्लिक प्राइवेट ग्लोबल हेल्थ पार्टनरशिप है। पब्लिक प्राइवेट हेल्थ ग्लोबल पार्टनरशिप का क्या मतलब है? इसमें सरकारें भी हैं, इसमें कंपनीज भी हैं, प्राइवेट कंपनियां भी हैं, ठीक है, और इसमें एनजीओ भी हैं। ये पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप है कि सरकारें भी इसके थ्रू है और कंपनीज भी इसके थ्रू हैं और एनजीओ भी इसके थ्रू काम कर रहे हैं और सारे ही इसमें डोनेशन डालते हैं, ठीक है। तो ये एक तरह से गावी हेल्प क्या करता है, ये अपने आप में कोई ऑर्गेनाइजेशन नहीं है, ये सिर्फ पार्टनरशिप है। इसके थ्रू ये कनेक्टिंग पॉइंट बन जाता है तुम्हारे जैसे डेवलपिंग कंट्रीज, डोनर कंट्रीज, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, यूनिसेफ, वर्ल्ड बैंक और तुम्हारे वैक्सीन इंडस्ट्रीज, डेवलप्ड कंट्रीज या डेवलपिंग कंट्रीज, उनके लोगों को, रिसर्च टेक्नीशियंस को, सिविल सोसाइटी, बिल एंड मेलिंडा गेट्स इसके बहुत बड़े डोनर्स हैं, उन्हें भी, और बहुत सारे और प्राइवेट कोई डोनेशन देना चाहता है, इन सबको एक प्लेटफॉर्म पे लेके आता है ताकि एक तो डिस्कशन कर सकें, दूसरा फंडिंग देना चाहें एक दूसरे को, या वैक्सीन की सप्लाई इंश्योर करना चाहें तो वो कर सकते हैं, ठीक है। गावी को ऑब्जर्वर स्टेटस में मिला हुआ है वर्ल्ड हेल्थ असेंबली में। ये बेसिकली तुम्हारी WHO की जो सबसे इम्पोर्टेंट असेंबली है, जो हर साल एक बार ही होती है, जिसमें सारी कंट्रीज के हेड्स पार्टिसिपेट करते हैं। जैसे हमारे यहाँ से प्राइम मिनिस्टर मोदी जी ने अभी पार्टिसिपेट किया, तो थोड़ा टाइम पहले होके हटी है। तो ये ऐसे ही उसके मतलब ऑब्जर्वर स्टेटस है, मेंबर नहीं है। ऑब्जर्वर का मतलब है उसका पार्ट है, इसे भी मीटिंग्स में शामिल किया जाता है, इसके रिप्रेजेंटेटिव्स को भी, ठीक है। तो गावी की जो अप्रोच है वो पब्लिक हेल्थ
के थ्रू है, पर बिजनेस ओरिएंटेड और टेक्नोलॉजी फोकस, ये 2 वर्ड्स याद रखना। गावी जो फोकस पब्लिक हेल्थ के ऊपर लेके आती है वो बिजनेस ओरिएंटेड मॉडल भी होना चाहिए, ऐसा नहीं है कंपनियों को लॉस हो रहा है, ठीक है, और टेक्नोलॉजी फोकस, डेवलपमेंट और खासकर रिसर्च की तरफ पैसा कंट्रीब्यूट करना, वो गावी का मेन फोकस है, ठीक है। इस टाइम गावी कौन सी वैक्सीन प्रोग्राम्स कवर करता है वो सबके नाम यहाँ पे लिखे हुए हैं। ये सारी वैक्सीन्स याद रखना, गावी के अंडर कौन सी वैक्सीन्स आती हैं। स्टार्टिंग में कम याद होंगी, पर धीरे धीरे जब पढ़ोगे ओवर द टाइम बार बार रिविजन करते करते सारी की सारी याद हो जाएंगी। प्लस इनमें से कई चीज़ें हम अपने इंद्रधनुष मिशन में पढ़ते हैं, जो हमारे यहाँ पे इम्यूनाइजेशन का प्रोग्राम है, तो वहाँ से ये चीज़ें डायरेक्टली जुड़ जाएंगी, ठीक है। ये सारे हमारे यहाँ पे भी दिए जाते हैं। अल्मा आटा डिक्लेरेशन, इसका गावी से कुछ लेना देना नहीं है, पर ये किस चीज़ के लिए इम्पोर्टेंट है, ये बेसिकली इस टाइम जो तुम्हारी दुनिया में कोविड की प्रॉब्लम फैली हुई है उसके रिगार्डिंग अल्मा आटा डिक्लेरेशन इम्पोर्टेंट है। अल्मा आटा डिक्लेरेशन क्या है, ये तुम्हारी पब्लिक हेल्थ केयर को प्रमोट करता है, और ये जो WHO का की गोल है हेल्थ फॉर ऑल, ये देने की कोशिश करता है। इसमें क्या है, सारी गवर्नमेंट, सारे हेल्थ वर्कर्स, इन सबको कम्युनिटी हेल्थ को प्रोटेक्ट करने के लिए और प्रमोट करने के लिए एक्शन लेने के लिए बोला जाता है कि कुछ ना कुछ इस तरीके से इस तरफ काम किया जाए ताकि सबको हेल्थ फैसिलिटीज़ मिल सके और हम जो गोल है हेल्थ फॉर ऑल का उसे अचीव कर सकें। तो अब आने वाले टाइम में जैसे जो वैक्सीन बनेगी उसकी अवेलेबिलिटी कैसे बनती है, क्या सिर्फ अमीर कंट्रीज़ जो बना रही हैं वो अपने तक स्टार्टिंग में एक्सेस रखेंगी या वो सबको देंगी। तो इस कंटेक्स्ट में तुम्हें पेपर में इस साल के खैर पेपर में क्वेश्चन आ सकता है, अल्मा आटा डिक्लेरेशन किस कंटेक्स्ट में है, या हेल्थ फॉर ऑल जो चीज़ है उससे जुड़ी हुई डिक्लेरेशन कौन सी है। तो किसी भी तरीके से क्वेश्चन पूछा जा सकता है, ठीक है। अल्मा आटा डिक्लेरेशन ने मेन फोकस तुम्हारी प्राइमरी हेल्थ केयर सेंटर्स पर डाला था, जिनका काम है बीमारी होने से ही प्रिवेंट करना। अगर बीमारी को तुम प्रिवेंट कर सको तो तुम्हें बाद में इलाज के टाइम बर्डन नहीं आएगा। तो तभी कहते होते हैं जो प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर, इलाज से बेटर है बचाव, ठीक है। वो यहीं से सोच आती है। प्राइमरी हेल्थ केयर सेंटर जो तुम्हारे रूरल एरियाज में छोटे लेवल के हेल्थ सेंटर्स बने, उनका यही मेन फोकस है कि बीमारी ना फैले, क्योंकि बीमारी फैल गई तो तुम्हारा हेल्थ केयर सिस्टम वैसे भी ना संभाल पाए, यहाँ तो और भी ज़्यादा प्रॉब्लम हो जाएगी। क्लियर? आज के करंट अफेयर्स में कोई डाउट? नहीं? चलो, ये थे आज के करंट अफेयर।